साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। आज मैं आपके सामने दो बड़ी खबरें लेकर आया हूं और ये जो दोनों बड़ी खबरें हैं ना, दोनों का इंटरनेशनल कनेक्शन है और दोनों का संबंध भारत से है, भारत की राजनीति से है, यहाँ के बड़े नेताओं से है। जितने भी बड़े विपक्षी नेता हैं ना, उन सब से इसका जुड़ाव है और इसके अलावा इसका जुड़ाव यहाँ की सरकार से भी है। लेकिन मैंने देखा नहीं, चूंकि अतीक अहमद की खबर और बाकी खबरों के बीच में जगह ही नहीं मिली होगी, और वैसे भी जगह मिलती तो मुझे नहीं लगता किसी मेन स्ट्रीम मीडिया ने दिखाया होता। लेकिन इस खबर को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज जो रोना अब तक गांधी परिवार, लालू परिवार, तमाम इस तरह के जो भ्रष्टाचार में फंसे हुए लोग हैं, वो वहां से लेकर केजरीवाल गैंग के लोग रोना रो रहे हैं, अब वही रोना बीबीसी रोने वाला है। और दूसरी बड़ी खबर राहुल गांधी से जुड़ी हुई है। राहुल गांधी अब तक अपनी हरकतों की वजह से भारत के भीतर मजाक का पात्र बनते रहे हैं। अब मैं उन्हें ये शब्द तो क्या कहूँ, लेकिन वो खुद संसद के भीतर कह चुके हैं पप्पू के होने के बारे में, प्रियंका वाड्रा, दूसरे नेता भी कह चुके हैं। लेकिन अब विदेशियों के आगे भी अपनी हरकतों की वजह से वो मजाक के पात्र बन गए हैं। जिस व्यक्ति को उन्होंने चीनी बताकर अडानी की कंपनियों से जोड़ने की कोशिश की, भारत सरकार को बदनाम करने की कोशिश की, अब उसी शख्स ने करारा जवाब दिया है। तो आपको मैं पहली खबर से शुरू करता हूं, जो राहुल गांधी से जुड़ी हुई है। बड़ी सनसनीखेज और हैरान करने वाली खबर है दोस्तों। 6 अप्रैल को राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया और बताया कि अडानी एक चीनी व्यक्ति के साथ मिलकर भारत में काम कर रहे हैं और ये देशद्रोह है। वैसे आपको बीच में रोककर ये बताना चाहूंगा दोस्तों कि जब आप राहुल गांधी के ट्विटर हैंडल पे जाएंगे और टाइमलाइन पे जाएंगे तो आपको कुछ नहीं दिखेगा, सिर्फ अडानी। या तो वो कुछ पर्व त्योहार के बारे में जब उन्हें लगता है, मन करता है, विश कर देते हैं, और सिर्फ नेगेटिविटी, अडानी को जोड़ करके अलग अलग एंगल से चीज़ें दिखाना, बताना और सरकार को किसी न किसी प्रकार से बदनाम करना। लेकिन 6 अप्रैल को जो उन्होंने ट्वीट किया, उसमें एक पीएमसी प्रोजेक्ट का नाम लेकर चीनी कंपनी से जोड़ने की कोशिश की। और जानते हैं उन्होंने इसमें पीएमसी का फुल फॉर्म क्या बताया? प्राइम मिनिस्टर चीनी प्रोजेक्ट्स, प्रधानमंत्री चीनी प्रोजेक्ट्स, भारत के महत्वपूर्ण बंदरगाहों, क्या लिखा है बता रहा हूं, हवाई पट्टियों, रेलवे पटरियों और बिजली लाइनों को एक चीनी कंपनी द्वारा क्यों बनाया और नियंत्रित किया जा रहा है। लेकिन उस समय भी मैंने एक वीडियो बनाकर दोस्तों आपको दिखाया था कि जिसे राहुल गांधी चीनी बता रहे हैं, वो दरअसल चीन का नहीं है, वो ताइवान का नागरिक है। और मैंने बहुत डिटेल में इसके बारे में आपके साथ चर्चा की थी। लेकिन चूंकि राहुल गांधी गलत भी होते हैं ना, तो उसे ही फैलाने की कोशिश की जाती है। कांग्रेसी तो उसे मूल मंत्र मान लेते हैं, लक्ष्मण रेखा मान लेते हैं उसे, कि अगर राहुल गांधी ने कह दिया है तो वो तो करना ही पड़ेगा। तो आप देखिए, इसी पर बकायदा 8 अप्रैल को कांग्रेस ने एक वीडियो बनाया डिटेल से, उसी झूठ के पुलंदे को आगे बढ़ाते हुए, और राहुल गांधी ने उसे ट्वीट कर दिया। लेकिन अब उसी पीएमसी कंपनी के निदेशक, जिस पर ये सारी चीज़ें चल रही हैं, विवाद पैदा करने की कोशिश हो रही है, उसके निदेशक मॉरिस चांग ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। सामान्य तौर पर दोस्तों कोई उद्योगपति या कारोबारी राजनीति में नहीं कूदता है, क्योंकि उसका काम तो व्यापार करना है, वो तो उसे क्या लेना देना इन चीज़ों से। लेकिन इन लोगों ने इतना बदनाम किया, इस तरीके से बार बार मुद्दे को उछाला कि ताइवान के इस नागरिक को सामने आना पड़ा, उसे अपनी चुप्पी तोड़नी पड़ी। अब मॉरिस चांग ने मतलब विस्तृत रूप से इसका जवाब दिया, सब कुछ बताया। हालांकि वो उनको बताना नहीं था, लेकिन चूंकि ये मामला इतना आगे बढ़ा दिया राहुल गांधी और बाद में कांग्रेस ने कि उन्हें अपनी चुप्पी तोड़नी पड़ी। और उन्हें जो सवाल भेजे गए उसके जवाब में उन्होंने क्या कहा, ये मैं आपको दिखाता हूं। उन्होंने कहा, मैं ताइवान का नागरिक हूं, मेरा पासपोर्ट दिखाता है कि मैं रिपब्लिक ऑफ चाइना का नागरिक हूं।
जिसे अब आधिकारिक तौर पर ताइवान के नाम से जाना जाता है। ये चीन से अलग है, जिसे आधिकारिक तौर पर पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना कहा जाता है। जाहिर है दोस्तों, मॉरिस चांग राहुल गांधी और कांग्रेस को बता रहे हैं कि रिपब्लिक ऑफ चाइना और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना दोनों में बड़ा फर्क है। मतलब सेम नाम जैसा, एक जैसा दिख रहा है तो आप दोनों को एक जैसा समझ लेंगे। और मैंने तो जो वीडियो बनाया दोस्तों, उसमें ये बताया कि दोनों में क्या फर्क है। आप जाकर देख सकते हो उस वीडियो को। लेकिन तब भी राहुल गांधी या कांग्रेस को ये फर्क समझ में नहीं आया। उस पार्टी को जो दशकों से भारत की सत्ता पर काबिज रही है। अब चांग ने आगे क्या कहा वो आप देखिए। मैं ताइवान में अच्छी तरह से स्थापित उद्योगपति हूं। वैश्विक व्यापार, पोत परिवहन, अवसंरचना परियोजनाओं, जहाज तोड़ने जैसे क्षेत्रों में मेरे व्यावसायिक हित हैं। अब अडानी के साथ ये कंपनी काम करती है, तो अडानी से भी जुड़े हुए मामलों पर उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा ये भी आप देखिए। जहां तक अडानी समूह का संबंध है, मामला न्यायालय के अधीन है। ऐसे में इस पर कुछ भी कहना ठीक नहीं है। अब चूंकि अडानी का मामला कोर्ट में है, तो इसे पता है जो विदेशी है कि नहीं बोलना चाहिए भैया, जब कोर्ट में है तो कोर्ट ही सब कुछ बताएगा। लेकिन अपने देश में लोगों को, और खास करके उस पार्टी को जो दशकों तक सत्ता में रही है, जिस पे ये सबसे बड़ी संवैधानिक जिम्मेदारी है कि संविधान पर आस्था कायम रखे, वही कोर्ट को मानने को तैयार नहीं है। अब चांग आगे क्या लिखते हैं ये भी आपको जानना जरूरी है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि मेरी राष्ट्रीयता पर सवाल उठाया जा रहा है और इसे राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है। मैं आपको पहले ही अपनी नागरिकता के बारे में बता चुका हूं। मेरा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। अब सवाल यह है दोस्तों कि मॉरिस चांग के इन बयानों को सुनने के बाद क्या राहुल गांधी अपने इस झूठ के लिए माफी मांगेंगे? क्या कांग्रेस को इस बात की शर्म आएगी? क्योंकि आप देखिए, याद रखिए, अडानी मामले में बार बार इस मुद्दे को उठाए जाने के बाद कांग्रेस की पहले ही काफी फजीहत हो चुकी है और अब भी हो रही है। क्योंकि अडानी के मामले में मैंने आपको रिपोर्ट दिखाई कि किस तरीके से रिटेल इन्वेस्टर्स का जो विश्वास है वो काफी बढ़ा है, और हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट आने के बाद जो उनकी हिस्सेदारी है वो और ज्यादा बढ़ गई है। मगर राहुल गांधी का इतिहास ऐसा है दोस्तों कि वो गलती भी हो जाने के बाद आसानी से नहीं मानते, और इसीलिए अब देखना ये जरूरी है, दिलचस्प है कि जब खुद मॉरिस ने अपनी बात रख दी है तो क्या वो अपनी गलती मानेंगे। अब आइए दूसरे मुद्दे पर। आप सबको याद होगा दोस्तों कि फरवरी में बीबीसी के दफ्तरों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सर्वे किया था। बड़ा बवाल मचा था, आपको याद है कि नहीं, कि अरे ये डॉक्यूमेंट्री बना दिया इसीलिए सर्वे हो रहा है। लेकिन उस सर्वे में क्या हुआ, अब उसका परिणाम मिलना शुरू हो गया है। और ये जो पूरा देश के भीतर बैठ करके देश के विरोध में और देश के नियम कानून को धज्जियां उड़ाते हुए कर रहे हैं, उसकी बात कह रहा हूं मैं। आप देखिए, बीबीसी के खिलाफ ईडी ने विदेशी मुद्रा उल्लंघन के मामले में केस दर्ज कर लिया है। और ऐसा पहली बार हुआ है दोस्तों जब बीबीसी के खिलाफ भारत में ऐसी कोई कार्रवाई की गई है। अब तक ईडी के मामले में तो आपने देखा होगा कि जो भ्रष्टाचारी है उसके खिलाफ ही मामले दर्ज होते हैं, और इसी ईडी के ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट दर्जन भर से अधिक विपक्षी पार्टियां पहुंची थी। अब बीबीसी के ऊपर भी ऐसे गंभीर आरोप लगे, और आरोप नहीं लगे बल्कि मामला दर्ज हो गया है। अब आप सोचिए दोस्तों, जब बीबीसी के खिलाफ भारत के दफ्तरों में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सर्वे कर रहा था, तो आप ये रिपोर्ट देख लीजिए, कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी नेता भारत में लोकतंत्र खत्म होने की डुगडुगी बजा रहे थे। आपको उस समय भी मैंने एक वीडियो में दिखाया था कि देखिए, जो विदेशी मीडिया संस्थान कह रहे हैं वही भारत वाले कर रहे हैं, भारत के ही लोकतंत्र को बदनाम कर रहे हैं। अब जब ईडी को इतने गहरे सबूत मिल गए, तो क्या
ये विपक्ष अपनी जुबान खोलेगा? कुछ बोलेंगे ये लोग? कुछ नहीं बोले भैया। अब तो मामला दर्ज हो गया है, लेकिन मामला सिर्फ इतना नहीं है दोस्तों, बल्कि बेहद गंभीर है। बीबीसी पिछले कई वर्षों से भारत के अंदर रहकर भारत के कानून की धज्जियां उड़ा रहा है। और इस संदर्भ में फर्स्ट पोस्ट ने एक बड़ा खुलासा किया है और उसने बताया है कि कैसे बीबीसी ने नियमों को तोड़ा है। और नियम क्या है, क्यों तोड़ा, कैसे तोड़ा, इसके बारे में आपको थोड़ा मैं बता देता हूं। भारत सरकार ने एक नियम बनाया सितंबर 2019 में कि जो भी मीडिया संस्थान जो डिजिटल मीडिया में काम करेगा उसमें विदेशी निवेश, विदेशी कंपनी की हिस्सेदारी 26% से अधिक नहीं हो सकती। और ये डिजिटल मीडिया के लिए, वैसे तो बाकी मीडिया के लिए पहले से ही नियम कानून है। और याद रखिए, प्रेस और मीडिया के लिए ये नियम बड़ा महत्वपूर्ण होता है। वरना क्या होता है कि अगर एक कंपनी मीडिया में काम कर रही है और पूरी विदेशी है तो उसको भारत से तो मतलब होगा नहीं। वो तो हो सकता है किसी विदेशी कंपनी को भारत में लालच हो तो वो तो केवल एक ही एजेंडा चलाते रहेंगे। इसलिए ज़रूरी नियम होता है कि भारत के लोग ही उस पर नियंत्रण रखें। तो नियम ये बनाया गया, चूंकि डिजिटल मीडिया का प्रभाव बढ़ रहा था, कि किसी भी विदेशी कंपनी की हिस्सेदारी भारत में डिजिटल मीडिया के अंतर्गत 26% से अधिक नहीं हो सकती। और तमाम न्यूज एजेंसियों को, जितनी कंपनियां हैं, उसको इसी के तहत काम करने के लिए कहा गया। अब इस नियम के आने के बाद कई विदेशी कंपनियों ने तो अपनी दुकान ही बंद कर दी। उसे नहीं लगा कि हम यहाँ काम कर सकते हैं, तो वो छोड़कर चली गई। लेकिन बीबीसी में क्या हुआ ये समझिए। बीबीसी के भीतर भी कोहराम मच गया। लोगों में, अधिकारियों में बातचीत शुरू हो गई कि हम तो विदेशी कंपनी है जी। और विदेशी कंपनी क्या, ये तो आप जानते हैं कि ब्रिटिश सरकार द्वारा पैसे दिए जाते हैं, वो तो सरकार चलाती है, तो सरकार के हित को सर्वोपरि रखेगी। तो भारत में भी बीबीसी की कंपनी चलती है। तो इस मामले में जो फर्स्ट पोस्ट की रिपोर्ट है उसमें बहुत सारे ईमेल हैं, अधिकारियों के बीच बातचीत हुई, लेकिन जानते हैं कुछ हुआ नहीं। कंपनी के स्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं किया गया और पूरी की पूरी कंपनी जो 100% एक विदेशी कंपनी है वही यहाँ काम करती रही। इसका मतलब ये है कि बीबीसी गैर कानूनी तरीके से भारत के अंदर काम कर रही है। अब जो कंपनी ही गैर कानूनी तरीके से काम कर रही हो तो आप समझिए कि क्या होगा। और जब इसके ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सर्वे किया ना, तो ये भी बात पता चली कि इन्होंने अपने सारे मेल डिलीट कर दिए, जो बातचीत हुई थी उसे डिलीट कर दिया, लेकिन भारतीय एजेंसियों ने उसे रिट्रीव कर लिया। अब आप देखिए दोस्तों, मज़ेदार चीज़ आप समझने की कोशिश कीजिए, मैंने ये दोनों खबरें क्यों दिखाई। ये दोनों खबरें विदेश से जुड़ी हुई खबर है। एक कंपनी जो बीबीसी है, चूंकि उसने मोदी के खिलाफ एक डॉक्यूमेंट्री बना दी, लेकिन वो भारत के नियमों के खिलाफ लगातार काम करता रहा, तो उसके पीछे भारत के तमाम विपक्षी दल खड़े हो गए। भारत के तमाम विपक्षी नेता खड़े हो गए, जिनका सिर्फ एक ही मकसद है, मोदी से दुश्मनी निभाना। एक दूसरी विदेशी कंपनी है जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, वो भारत में काम कर रहा है जैसे बाकी कंपनियां काम करती हैं, लेकिन चूंकि उस कंपनी का जुड़ाव एक ऐसी कंपनी से है जिसे बदनाम करना इस देश की इन विपक्षी पार्टियों का मकसद है, और उसके नाम में भी इतनी सिमिलरिटी है कि वो चीन से जुड़ा हुआ है, तो उसे बदनाम करने में लग गए हैं। तो अब आप सोचिए कि जिस देश के विपक्षी नेताओं का, विपक्षी पार्टियों का जो मिशन है, विजन है, वो यहीं आकर सीमित हो गया है, तो वो देश के विकास के लिए क्या काम करेंगे, ऐसी पार्टियां क्या काम करेंगी, नेता क्या काम करेंगे। तो ये सोचना बड़ा ज़रूरी है दोस्तों, और इसीलिए ये दोनों खबरें मैंने एक साथ आपके सामने रखने की कोशिश की। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे वीडियो को इसी तरीके से देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।